हेलो फ्रेंड्स, मैं रामबाबू कुमार आपका अपना चैनल आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम 11th के केमिस्ट्री के पार्ट 1 पर बात करेंगे। जो पार्ट 1 है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जो है समवैशिक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। इस समवैशिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 पर 11th के रासायनिक संयुग के नियम पर। रासायनिक संयुग का नियम जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ना। तो इसमें पार्ट 1 में है जो समवैशिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में रासायनिक संयुग का नियम है। रासायनिक संयुग का नियम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयुग का नियम जो होता है, इसमें रासायनिक संयुग का नियम में रासायनिक संयुग का नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे रासायनिक संयुग का नियम में है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उन नियमों को रासायनिक संयुग का नियम कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उन नियमों को रासायनिक संयुग का नियम कहते हैं। जैसे में आपका एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, जैसे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम संयोग कराते हैं ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन का यानी हम संयोग कराते हैं। जब संयोग कराते हैं तो यानी नया ये प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हीट और प्लस ऊष्मा यानी प्राप्त होंगे। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोग का नियम में जैसे एक कार्बन लिए और कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर के जब हम अभिक्रिया कराए तो इसमें नया प्रोडक्ट क्या क्या चीज बना, क्या क्या चीज इसमें नया बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बना, हीट उत्पन्न हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम। यानी रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है ना, रासायनिक भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। तो सीधे बात है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर के जब हम अभिक्रिया कराए तो इसमें क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, ऊष्मा, प्रकाश, ये सब उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम जो होता है, तो रासायनिक संयोग का नियम होता है, वो रासायनिक संयोग का नियम 5 प्रकार के होते हैं। यानी रासायनिक संयोग के नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक संयोग के नियम मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण या पदार्थों की अविनाशता का नियम। पहला इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ के अविनाशता का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा होता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। दूसरा इसमें होता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शन। तीसरा होता है गुणित अनुपात के नियम, यानी गुणित अनुपात के नियम में होता है लॉ ऑफ मल्टीपल यानी प्रोपोर्शन। चौथा होता है व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम, या उसे हम बोलते हैं बराबर अनुपात का नियम भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंटी प्रोपोर्शन। यानी पांचवा होता है गैलुसिक का नियम, गैलुसिक लॉ। यानी कहने का मतलब कि रासायनिक संयुग का नियम जो होते हैं ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशता का नियम, स्थिर या दूसरा होता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम ना, तीसरा होता है गुणित अनुपात के नियम, और चौथा होता है व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम या बराबर अनुपात का नियम, और पांचवा होता है गैलुसिक का नियम।
ये पांचों प्रकार की जो रासायनिक संयुग है उसको हम बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे और विस्तार रूप से समझेंगे। ये पूरा आप वीडियो ध्यान से बारीकी से देखिए, आपको पूरी बातें केमिस्ट्री का आपको समझ में आएगी। इसमें पहला जो होता है रासायनिक संयोग के नियम में जो होता है पहला, इसमें एक नंबर जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसे आप कह सकते हैं, अपदार्थ अविनष्टता का नियम। यानी पहला इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहता क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहता है इसमें कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है ना इसमें हम पदार्थ का, इसमें रासायनिक परिवर्तन में न द्रव्य को हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं केवल उसका केवल रूप में परिवर्तन हो सकता है। हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है, उसका केवल रूप में परिवर्तन होता है। जैसे में एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं, जैसे मान के चलिए कि A प्लस B कोई एलिमेंट्स है, यानी A प्लस B कोई एलिमेंट्स है। जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें मान लीजिए क्या बन गया, B और C और D बना। तो C और D को हम इसमें A को मान लिए WA, B को मान लिए WB और C को मान लीजिए WC और D को मान लिए WD। यानी कहने का मतलब कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य का न तो इसमें निर्माण होता है और न उसे हम नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है द्रव्यमान संरक्षण में पदार्थ क्या होता है उसमें, यानी वो संरक्षित रहता है। जैसे A प्लस B कोई हम एलिमेंट्स लिए और इसको जब हम अभिक्रिया कराए किस रूप में बना, तो C प्लस D के रूप में बना, जिसको हम A को मान लिए WA और B को मान लिए WB, C को मान लिए WC और D को मान लिए WD। तो नियमा अनुसार क्या बनेगा, तो नियमा अनुसार जो बनेगा, ये प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें उसका केवल रूप बदलता है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WA प्लस WB ना, और इधर हो जाएगा WC बराबर इसमें बराबर WC प्लस WD होगा ना। तो इसमें कहने का मतलब है कि न पदार्थ का इसमें हम निर्माण कर सकते हैं और न पदार्थ का हम नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि A संरक्षित रहता है। तो इसमें क्या बन गया, WA प्लस WB बराबर है किसके, WC प्लस WD के।
तो ये रासायनिक परिवर्तन, ये द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सीधे कहता है कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य का न तो उत्पन्न होता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल रूप संरक्षित रहता है। दूसरे रूप में इसको बोल सकते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला उत्पाद जो होता है कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप इसे नोट कर लेंगे और आप लिख भी सकते हैं। चलिए तब हम आप लोग को आगे हम इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दो नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ लीजिए कि ए और बी क्या है। इसमें ए और बी कोई पदार्थ है ना, रासायनिक अभिक्रिया है। जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो रासायनिक परिवर्तन में न तो पदार्थ का निर्माण होता है, न उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका केवल रूप बदलता है। इस रूप में हम बोल सकते हैं, या दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले उत्पाद जो होता है, उत्पाद कुल द्रव्यमान की अभिक्रिया के क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी पदार्थ के द्रव्यमान की बराबर होता है। यानी ए और बी ले लिए हम पदार्थ को, और ए को डब्ल्यू, बी को डब्ल्यू बी, और सी को डब्ल्यू सी, और डी को डब्ल्यू डी ले लिए। तो नियम अनुसार क्या बना, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं कंची द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलिए अब आगे हम लोग इसमें बात करेंगे किस पर, दूसरा नियम पर, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम ना। तो स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम पर हम लोग बात करेंगे। तो आगे हम लोग जानेंगे इसमें स्थिर यानी स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वीडियो मेरा पूरा बारीकी से देखिए, आपको पूरी बातें समझ में आएगी। और इसमें तीन जो इसमें बात बचेगा अगले का वीडियो में हम बनाएंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे देंगे, उसमें जा करके आप देख लीजिएगा। चलिए तो इसमें हम लोग अब दूसरा नियम को पढ़ेंगे। दूसरा नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कंसोनेंट प्रोपोर्शन इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। तो स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम में इसमें कह रहा है कि किसी यौगिक में यानी नियमानुसार नियमानुसार क्या कहता है कि किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों की एक निश्चित अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात होता है। चाहे उन्हें किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। बात आप समझेंगे स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम में, अनुपात का नियम में। देखिए
तो स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम में क्या कहता है? नियमानुसार कहते हैं किसी भी यौगिक उनके तत्वों के द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। जैसे में एग्जाम्पल में इसमें हम डालेंगे, पहले बात समझिए, किसी यौगिक को, चाहे कोई भी प्रकार की यौगिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जल हो, यानी किसी भी प्रकार का हो, मेथेन हो, CH4 हो, यानी किसी भी यौगिक को उनके, यानी सब यौगिक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उसके बाद में मेथेन, ये सब क्या है? तो ये यौगिक है। यानी किसी यौगिक के उनके तत्वों के द्रव्यमानों की एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त करें। जैसे जल है, जल को हम किसी भी विधि से, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चाहे कुआं का जल हो, या तालाब का जल हो, या नदी का जल हो, या कल का जल हो, किसी भी स्रोत से हम प्राप्त करें, लेकिन उसका अनुपात जो होता है वो क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी यानी यौगिक हो, जैसे मान के चले कि NaCl हो, या CH4 हो ना, या CO2 हो, या H2 हो, यानी किसी भी स्रोत से उसको हम प्राप्त करें ना, उसका अनुपात जो होगा वो निश्चित अनुपात में होगा। जैसे में एग्जाम्पल में हम एक डाल लेते हैं, जैसे जल है H2O, तो इसमें H2O में, जल में हम इसका अनुपात निकालेंगे, तो आपको पूछ दे कि जल का यानी निश्चित अनुपात क्या होगा? तो जल में निश्चित अनुपात, स्थिर अनुपात में क्या होगा? तो H2O जल ले लिए, जल को जब हम देखिए इसमें हम अनुपात निकालेंगे तो इसका रेशियो जो होगा H2। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन का इसको बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे, इसमें है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जिसको हम बोलते हैं परमाणु भार, अपरमाणु क्रमांक। यानी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? पहले इसे समझने के लिए पहले इसे समझिए, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो है इसमें तो एलिमेंट्स का जो नाम जो दिया है इसमें, इसको आप याद रखेंगे। जैसे में देखिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ही ले लीजिए, ऑक्सीजन 8 और 16 है, तो इसमें देखिए 8 क्या है? तो 8 को हम इसमें बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक। 8 को निचला को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ऊपरवाला को बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। और निचला को क्या बोलते हैं? वो को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटॉमिक नेम बोलते हैं, एटॉमिक नेम। तो आप याद रखेंगे इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और एटॉमिक नेम क्या है। जैसे आयरन है, Fe है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 26 है और एटॉमिक मास 56 है। ऊपरला को एटॉमिक मास बोलते हैं, निचला को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मतलब कि ऊपरला को बोलते हैं एटॉम, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार बोलते हैं, और निचला को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और Fe को बोलते हैं परमाणु का ये नाम है। तो परमाणु यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नेम। यानी अब सब समझ गए होंगे कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास कितना है? तो एटॉमिक मास 14 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है, तो एटॉमिक मास 16 है। हमको इसमें अनुपात, अब आएंगे इस पर, कहता है कि किसी भी यौगिक को उनके तत्वों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात होता है, और चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, आपको बताए किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। जैसे जल ले लिए, तो जल का रेशियो क्या होगा? तो जल का रेशियो का, जैसे हाइड्रोजन कितना है? 2, तो हाइड्रोजन 2 है, और 2 इसका एटॉमिक, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और इसका एटॉमिक मास देखिए, इसमें हमको एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसमें एटॉमिक केवल एटॉमिक मास से मतलब है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1,
तो एक में यहाँ पर देखिए H अनुपात O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें हमको अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखिए, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है। तो ये कितना हो गया 16, यानी जल का रेशियो जो है वो 2 अनुपात 16 है। अब इसको काटेंगे 2 8 16, तो ऑक्सीजन का यानी रेशियो का निकलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1, अब अनुपात 8। तो ये किसका रेशियो निकल गया, तो ये जल का रेशियो निकला। हम किसी भी स्रोत से इसको हम निकालेंगे तो इसका अनुपात जो होगा वो निश्चित अनुपात में होता है, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे जल है, जल का रेशियो निकाले तो हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 है, तो 1 में यानी 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। अनुपात ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखिए कितना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 होगा, 2 रहता है यहाँ पर, तो 16 दूनी 32 होता है। और इसमें तो जल का रेशियो क्या निकले 1 अनुपात 8। जैसे एक एग्जाम्पल और दूसरा लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो जब इसमें हम निकालेंगे तो कार्बन देखिए, कार्बन जो है इसमें कार्बन का यहाँ पर लिखे हैं कार्बन, तो कार्बन का इसमें एटॉमिक मास कितना है 12, पहले लिख लेंगे C अनुपात O, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमको निकालना होगा। तो कार्बन का देखिए, कार्बन का कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, अनुपात ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक मास कितना है 16, यहाँ पर 2 है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। तो इसका अब रेशियो क्या होगा, तो रेशियो हम निकालेंगे, तो यानी 3 चौका 12 8 चौका 32, यानी इसका रेशियो कितना होगा, तो 3 अनुपात 8। इसको बोलते हैं हम स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। चाहे हम किसी भी स्रोत से इसे प्राप्त करें, लेकिन इसका अनुपात जो होता है वो निश्चित अनुपात में होता है। तो ये अब एक जल का रेशियो है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है, तो आप इसमें किसी भी चीज का रेशियो आप निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो इसमें जो है हाइड्रोजन 2 था, तो 2 में 1 से गुणा किए, यानी एटॉमिक मास 1 था, तो 1 में 2 से गुणा किए तो कितना है 2 अनुपात ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 था, 16 हो गया, तो 16 दूनी 32 32 नहीं 16, 2 8 16, 1 अनुपात 8 निकला। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, तो कार्बन 1 है, तो ये कार्बन का यानी देखिए एटॉमिक मास 12 है, अनुपात ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 चौका 12 8 चौका 32, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 3 अनुपात 8। चलिए हम अगले का वीडियो में फिर आप लोग से मिलेंगे। इसमें अगले का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणित अनुपात के नियम और व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम, गैलुसेक का नियम। इसमें अगले का वीडियो में हम आप बनाएंगे और उस वीडियो को बना करके और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, उसमें जा करके आप देख लीजिएगा। तीनों को आपको विस्तार रूप से केमिस्ट्री मिलेगी पढ़ने के लिए ना। और इसमें जो है तीनों अब जो है इसमें नियम को अगले का वीडियो में हम लोग समझेंगे।